हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 18 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 19 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस पूरे एसे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और फिर बताएंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था, अपनी भाषा शैली को कैसे उन्नत बनाना चाहिए था और साथ ही इसमें किस तरीके से अपने भाषा या अपने शब्दों को या अपने उदाहरणों को संयोजित करके इसको बेहतर से और बेहतर बनाना था। ठीक है, तो इससे पहले हम इस सीरीज की शुरुआत करें या आपके इस एसे को पढ़ें, आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने एसे राइटिंग की आपके लिए 2 सीरीज शुरू की हैं। एक जो सीरीज है एसे राइटिंग के, उसमें हम आपको प्रत्येक रविवार एक एसे का टॉपिक देते हैं। उस एसे को बेस बनाकर हम आपसे कहते हैं कि आप इसे लिखें, समझें और लिखने के बाद जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं तो हम आपके उसी एसे को अपनी ये दूसरी सीरीज जो कि आज आपके सामने है, एसे राइटिंग डिस्कशन, इसमें डिस्कस करते हैं। आप ऑलरेडी हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एसे राइटिंग की सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 2.0 भी मिलेगी और 1.0 भी मिलेंगी। 2.0 का मतलब है कि हमने इसको फिर से नए तरीके से शुरुआत की है और 1.0 का मतलब ये है कि जब हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी जनवरी में, तब हमने कई सारे एसे को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप हमारी पूरी बात को समझ गए और ये भी समझ गए कि हाँ, किस तरीके से आपको ये क्लासेस मिलेंगी और किस तरीके से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक एक चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है। तो आज आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बच्चे परेशान ना हो, इसकी PDF भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। आप हमारे ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसकी लिंक भी शेयर कर देंगे। ऐसे है हमारा, जो हम हैं वो संस्कार हैं, जो हमारे पास है वो हमारी सभ्यता है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको हम सिंपल तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको दिया है कि संस्कृति, संस्कार और सभ्यता की कुंजी ही है मानव जीवन के अस्तित्व की कुंजी। आपने लिखा है संस्कृत का संबंध संस्कारों से, ये संस्कार हमारे अंदर रचे बसे होते हैं, जबकि सभ्यता का संबंध मस्तिष्क से है, क्योंकि आरामदेह वस्तुओं और स्थितियों का सृजन हमारे मस्तिष्क से ही होता है। प्रायः हम सभ्यता और संस्कृत को समानार्थक मानते हैं। समानार्थक, समानार्थक नहीं होता है, समानार्थक। ठीक है, ऐसे समानार्थक मानते हैं, हालांकि दोनों एक नहीं है। संस्कृत का संबंध हमारे संस्कारों द्वारा व्यक्तित्व विकास से, जबकि सभ्यता एक भौतिक विकास एवं विलासिता है। संस्कार में लोभ नहीं होता, जबकि सभ्यता लोभी होती है। अर्थात संस्कार से ही मानव का अस्तित्व का विकास होता है, सभ्यता से नहीं। ठीक है, यदि हम मानव विकास की यात्रा की बात कहें नहीं होता है, करें। ठीक है ना, हमेशा यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड मिलेगा कि यदि हम मानव सभ्यता की बात करें, क्लियर, कहें नहीं। इतनी बातें समझ गए? फिर आपने लिखा है तो प्रारंभ में मनुष्य, मनुष्य नहीं, अगर आप मानव वर्ड का उपयोग करें तो मानव का ही उपयोग करें बार बार। प्रारंभ में मानव आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहता हुआ जंगलों में रहता था। सने सने उसने इन प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा के लिए पहले गुफाओं की जगह आप अगर वर्ड यूज करती ना कंदराओं, तो और अच्छा लगता। कंदराओं और फिर क्रमशः लकड़ी, ईंट, सीमेंट इत्यादि से बने ठीक बने मकानों में शरण ली। यह सब वह लोहे, स्टील इत्यादि से बने गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण करने लगा। अब वह पहले यातायात का साधन केवल मनुष्य के 2 पैर ही होते थे, परंतु अब उसने घोड़ा गाड़ी, पैदल ही यात्रा करता था। केवल 2 पैर ही होते थे, इसका मतलब नहीं आज थोड़ा ना उसके 4 पैर हो गए, एग्जामिनर हंस पड़ेगा यहाँ पे। परंतु अब उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, यहाँ तक थोड़े समय में बहुत लंबे फासले तय करने वाले हवाई जहाज द्वारा आकाश में भी उड़ान भरने लगा है। पहले मनुष्य कंद, फूल तथा आखेट से अपना निर्वाह करता था। बाद में पशुपालन और कृषि के आविष्कार द्वारा आजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले मानव अपने सारे कार्य शारीरिक शक्ति के द्वारा ही करते थे, परंतु अब उसने अनेकों प्रकार से हवा, पानी, वाष्प, बिजली द्वारा नई नई तकनीकों से अपनी भौतिक शक्तियों
को वश में करके मशीनें बना ली हैं, जिसने भौतिक जीवन में काया पलट ही कर दिया। सारी प्रगति सभ्यता कहलाती है, जिसने मनुष्य को बेहतर से बेहतर तरीके और कभी कभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसमें प्रकृति को भी अपने समक्ष झुका लिया। इन सारी प्रक्रियाओं के कारण मनुष्य ने सभ्यता तो हासिल कर ली, लेकिन अपने संस्कारों को पीछे छोड़ता चला गया। इसलिए कहा जाता है कि संस्कार हमारे जीवन की प्रथम पाठशाला है, जबकि सभ्यता भौतिक जीवन की शिला नहीं होता है, शिला तो ये वाला शिला हो गया ना, आधार, ठीक है, ये शिला एक ही में है। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा क्योंकि इस तरफ पेज नहीं है आपका। देश और दुनिया में कई ऐसी सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, किंतु आगे चलकर इन सभ्यताओं का पतन भी हुआ, जिनका कारण इनमें संस्कारों का अभाव था। इसलिए कहा जाता है हमें अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार ही सभ्यता की नींव होती है। सतत विकास से मिला भावी पीढ़ी को रास्ता, संस्कृति अनेक लेकिन एकता से वास्ता, सादगी ओढ़े हुए मिसाल तेरी भव्यता, सारी दुनिया से अलग है हिंद तेरी सभ्यता। यदि हम अपनी बात कहें तो हमारी भी पहचान हमारी अनोखी और सारे जहां से अद्भुत संस्कृत भारतीय संस्कृत से ही होती है, जो विविधताओं में भी एकता का परिचय देती है। भारतीय संस्कृत और सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृत एवं सभ्यता है। इसे विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों की जननी माना जाता है। अन्य देशों की संस्कृतियां समय के साथ साथ नष्ट होती जा रही, किंतु भारत की संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पे आक्रमण हुआ तो हमने आक्रमणकारियों से भी उनके संस्कार को सीखा है। यूनान से हमने सीखा तो गांधार कला बना दी, खुद का बनाया तो अमरावती बना दी। मथुरा नहीं होता है, मथुरा होता है, ठीक है। आप एक मिनट ऐसे आप लिखेंगे मथुरा को, क्लियर। मथुरा से भी हमने अपने ही संस्कार डाले। हमने ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं में भी संस्कारों को प्रज्वलित किया। देवताओं में प्रज्वलित किया नहीं, बल्कि उनसे हमने लिया, खुद के अंदर प्रज्वलित किया, ठीक है। भौतिक सुखों को त्याग कर गृहस्थ आश्रम के साथ साथ वानप्रस्थ को अपनाया। हमने भक्ति आंदोलनों के माध्यम से लोगों में संस्कारों को प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया। हमने बुद्ध के धम्म के माध्यम से आडंबर को दूर करने का प्रयत्न किया। हमने भौतिकता के सुख को त्याग कर न त्वम, इसको ऐसे लिखना चाहिए। इस देखो, जब भी श्लोक लिखो ना तो ये पता होना चाहिए श्लोक, अगर गलत लिख दोगी तो गड़बड़ हो जाती है ना। न त्वम ऐसे काम में, एक मिनट रुको, इसको कलरफुल थोड़ा करते हैं, हाँ ऐसे लिखना, न त्वम, क्लियर, काम में ये राज्यम, ठीक है। संस्कृत की यही कठिनाई होती है कि बच्चे सही से नहीं लिख पाते। न त्वम कामे राज्यम न स्वर्गम, ठीक है, यंकी बिंदी, न पुनर्भवम, क्लियर। ये यहाँ पे स्टॉप आएगा ऐसे, ठीक, ये लाइन ऐसे लिखनी है। न त्वम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम के द्वारा अपने राज्य का निर्माण किया। भारतीय संस्कृत में ग्रहणशीलता, सहनशीलता, सहिष्णुता एवं लचीलापन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी के कारण प्राचीन भारतीय संस्कृत के प्रतीक हिंदू धर्म को धर्म न कहकर कुछ मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार भारतीय संस्कृत के इस लचीले स्वरूप में जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई, तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा से मंडित कर दिया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा मध्यकाल नहीं होता है, मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से तथा आधुनिक काल में स्वामी दयानंद, विवेकानंद एवं महात्मा फूले के द्वारा किए गए प्रचार तथा वर्तमान में महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्तमान में लोग जिंदा हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो इसको थोड़ा सा वैसे लिखिए, आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद, है ना। लाल बहादुर, और क्रम में लगाइए, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, उसके पहले गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, मीरा कुमार नहीं है, मीरा कुमारी है। बताइए आप लोग क्या से क्या बना देते हो।
ममता बनर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मनोहर पर्रिकर, नितिन नहीं होता है, नितिन गडकरी साहब बेचारे नाराज हो जाएंगे, आजकल वैसे ही बीमार चल रहा है। आदि प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति एक अक्षुण्य धरोहर बनी हुई है, इसलिए कहा गया है संस्कार भरे जहाँ रंग बिरंगे परिधान, बहु बेटियाँ जहाँ रखती मेहंदी का मान, बड़े बुजुर्ग जहाँ अल्लाह और भगवान, ऐसे ही सभ्यताओं वाला है हिंदुस्तान। भूमंडलीकरण के इस दौर में अधिकांश मानव अपने संस्कार को भूलकर सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उन्मुख नहीं होता है, उन्मुख होता है, ठीक है। ये वर्ड को आप लोग लिख लिया करिए अलग बुकलेट में या यहीं पे किनारे जो जगह होती है ना, यहाँ पे लिख लिया करना अपनी ओरिजिनल कॉपी में। बल्कि देश और समाज को भी दूषित कर रहे। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोविड-19 जैसी महामारी में जहाँ कई सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति डॉक्टर अपने जान की परवाह, पखा ऐसे लिखता है, ठीक है, परवाह का मतलब होता है दूर दूर लिखो, परवाह न करते हुए मरीजों नहीं होता, मरीजों होता है, मरीजों को स्वस्थ करने, उन्हें आर्थिक सहायता करने एवं उन्हें सांत्वना देने जैसे कार्य किए, वहीं कुछ ऐसे भी असभ्य एवं बर्बर लोग हुए। असभ्य और बर्बर यहाँ वर्ड नहीं आएगा, जिन्होंने केवल अपने हित का सोचा, दवाइयाँ महंगी दाम पर बेचा, लाशों को नदी में बहाया और उनकी मदद करने कमजोरी समझने के बजाय उनका शोषण करने लगे। इस प्रकार लोग भोगवादी जीवन व्यतीत करने एवं अपने आप को संपन्न बनाने में लगे हैं। हमें ऐसी सोच को एवं उनके असभ्यता को अनदेखा न कर उन्हें सभ्य बनने सहायता करने से अपने संस्कृति को न भूलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि समाज एवं देश में मानवता का विकास हो। संस्कृति एक विरासत के रूप में होती जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त होती। प्रारंभ में परिवार एक विस्तृत एवं संयुक्त होता था, किंतु सभ्यता के इस आधुनिकता ने एकल परिवार की अवधारणा को विकसित किया, जिसने मानव को अपने संस्कारों से वंचित कर दिया। लोग पहले अपने परिवार के साथ पर्व त्यौहार मनाते थे, खुशियाँ बांटते एवं पर्यावरण के अनुकूल त्योहारों को भी महत्वपूर्ण मानते थे एवं आत्मसिद्धि प्राप्त करते थे। किंतु आज के युग में लोग केवल त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है, अपने को खुश रखने एवं पर्यावरण के विरुद्ध जाकर मनाते हैं। एक स्त्री के लिए सबसे भारी होता है उसके माथे का घूंघट, ठीक है, उनके इसी घूंघट से उनके संस्कारों को नापा जाता है। सभ्यता के नाम पर न जाने कितनी, अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपकी ना पितृसत्तावादी, यानी कि अगर स्त्री घूंघट नहीं करती है तो स्त्री संस्कारी नहीं है, यानी कि आप खुद एक स्त्री होकर ऐसी बातें कर रही हैं, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है और मैंने पहले भी आपको ये ऐसे पढ़ाया भी था कि पितृसत्तावाद पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बावजूद भी आज भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो वास्तव में यही है, ठीक है। प्रतिभा उसी घूंघट के पीछे पिघल कर रह जाती है। सभ्यता में महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु है, किंतु संस्कारों में यत्र नारस्ते पूज्यन्ते, नारस्ते ऐसे नहीं लिखा जाता है, यत्र नार्य अस्ते, ठीक है, पूज्यन्ते, पा आदिजा या आदिना और ता, और ये ऐसे, ठीक है। संस्कृत का मतलब होता है बिल्कुल क्लिष्ट संस्कृत लिखना। बचपन में जब हमारी मैम ने हमको संस्कृत पढ़ाया था तो उनका यही सिद्धांत था कि संस्कृत आप जीवन में कभी भी लिखना तो क्लिष्ट लिखना बिल्कुल। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बच्चों को संस्कृत ही नहीं आती, 4 श्लोक ही उनको नहीं आते हैं, ठीक है। तो कई सारे श्लोक भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमें 3 से 4 श्लोक बताइए, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्त किंचिम जगत्यम जगत्तेन त्यक्तेन भुजिथा माँ गृधा काश्वित धनम, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए माँ गृधा काश्वित धनम वाला। दूसरा आपको यहाँ पे कई सारे मतलब पता होने चाहिए, कोई भी आपको याद हो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा जब भगवान की पूजा करता हूँ तो कृष्ण और राधा जी से रिलेटेड हमेशा श्लोक बोलता हूँ कि देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्, ठीक है ना। ब्रजभानुसुताय विद्महे श्री कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधे प्रचोदयात्, है ना। तो ये ऐसे श्लोक याद होने चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् पुण्यात् ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुज्जिता मा गृधा कश्चित् धनम। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। वृत्त यतनेन सन्नच्छेद च वित्तमया याति च अक्षीणो वृत्तस्तः क्षीणो क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवतु भारतस्य अभ्युत्थानम्। ये आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली ये याद होने चाहिए इतने सारे, कभी बताएंगे आपको। फिर आज फिल्मों में भी असभ्य रूप से नारी को अभद्र दिखाया जाता है, अभद्र रूप से पेश किया जाता है। पहले फिल्में देशभक्ति एवं पारिवारिक सीख वाली बनाई जाती थी। पारिवारिक होता है, पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक बनाई जाती थी। फिर आपने लिखा है किंतु अब फिल्मों में संस्कार का तो नामो निशान ही नहीं होता और इससे हमारा समाज भी उसी रूप में सोचता है, व्यवहार करता है। हमें ऐसी भावनाओं को त्याग करना चाहिए और नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज बच्चों को भी उनके माता पिता पर्याप्त समय न दे पाते हैं, ना ही उनमें संस्कार के बीज पनपते हैं, जिससे बीज पनपते हैं कि ना ही उनमें बीज वो डाल पाते हैं, जिससे वे दुनिया के इस भोग विलासिता के जंगल में फंस जाते हैं, अपने को मुश्किल घड़ी में अकेला महसूस करते हैं और आत्महत्या तक की सोच बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए ताकि मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में अपने आप को दृढ़ बनाकर रखें और गलत कदम न उठाएं। हम अपनी बात कहें तो हमारी भी यात्रा अर्थात सिविल सेवक का जीवन भी संस्कारों से परिपूर्ण होता है। ये ध्यान रखना, ये लाइन तो कभी मत लिखना, अगर सिविल सेवक संस्कारों से परिपूर्ण होता, ठीक है, तो फिर उसको एथिक्स पढ़ाई ही ना जाती। तो इस लाइन से एग्जामिनर आपको काउंटर कर देगा, है ना। आप यहाँ पे ये लिखिए कि हम अपनी बात कहें तो एक सिविल सेवक में भी संस्कारों का होना काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसीलिए जब भी हम एथिक्स पढ़ते हैं या जब भी हम लबासना ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश करते हैं तो हमें पहला श्लोक सीलम परम भूषणम मिलता है, जो वास्तव में हमारे अंदर संस्कारों की पराकाष्ठा को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करता है। ऐसे बताइए, ठीक है। होता है हमारे पाठ्यक्रम में भी हमें, अब देखो ये लाइन तो लिख रही है परिपूर्ण होता है, यहाँ का मतलब है कि आप ऊपर आप बता रहे हो कि हाँ है, फिर आप बता रहे हो हम सीखते भी हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे हैं, हो सकती हैं। नैतिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करते हैं और कर्मयोगी बनकर अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत है कि ऐसे संस्कार सभ्यता में संस्कृत की जो मानव के व्यक्तित्व का विकास कर सके। यदि हम सभ्यता में संस्कार के गुण ले लें तो यदि हम सभ्यता में, हाँ, तो हम अच्छी संस्कृत बना सकते हैं और बेहतर संस्कृत भारतीय संस्कृत की तरह अक्षुण्ण रहेगी। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन अभी आपको क्या दे रहा है संस्कार को लेकर, भारतीय संस्कृत अक्षुण्ण रहेगी, ठीक है, लेकिन क्या भारतीय संस्कृति में जो संस्कार हैं क्या उनको सब लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से बताने की ज़रूरत है। अभी हम बताएंगे कि ऐसी, देखो होता क्या है कि कई बार हम लोग लाइन्स लिख तो देते हैं बट बाद में समझ में आता है कि अरे हमने लिख क्या दिया, लिखना क्या चाहिए था, ठीक है। रहेगी जिसकी हस्ती कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। श्रेष्ठता विचारों में होनी चाहिए, गंभीरता व्यवहारों में झलकनी चाहिए। शब्दों से तो सभी बड़े होते हैं, बड़प्पन आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। इसको ऐसे नहीं लिखिए, थोड़ा और अच्छे शब्दों में लिखिए और यहाँ पे लाइन के इतर मत जाइए, ठीक है। देखो आपने ए से तो लिखा है और लगभग हर एक पॉइंट को आपने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो भाषा का जो उच्चतम स्तर है ना, अभी उसे आप टच नहीं कर पाए। कई जगह पे ऐसे शब्द मिले जो शब्द एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये भारतीय संस्कृत को लेकर, अभी मैंने आपको सिविल सेवक के बारे में बताया, ठीक है, यहाँ पे सिविल सेवक के लिए। और आपने एक काम और किया है कि इसको संस्कृति और सभ्यता पर ज़्यादा फोकस करा दिया। इसको आपने संस्कृति और सभ्यता पे फोकस कराया है, इसे संस्कार और सभ्यता पे फोकस नहीं कराया है। देखो सिंपल सी बात हम आपको बताएं, संस्कार से कई सारे संस्कारों के मिलने से संस्कृति बनती है और कई संस्कृतियों के मिलने से सभ्यता बनती है, समझ रहे हैं। तो आपको बताना क्या था, संस्कार से सभ्यता। संस्कार किस में होते हैं? एक व्यक्ति में होते हैं, एक समुदाय में होते हैं, एक वहाँ के पड़ोस के पूरे मोहल्ले में होते हैं। और उन संस्कारों के प्रस्फुटन से,
वो संस्कृति बनती है और उस संस्कृति के आपस में मेल से एक सभ्यता का विकास होता है। और अगर उस सभ्यता में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उस संस्कृति का विलोपन हो जाए तो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे? ऐसे आपको बताना चाहिए था। आपने शुरुआत तो यहाँ से की है, लेकिन इसको आप ऐसे बताती तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाता। और इन लाइंस को जो आपने एक जगह पे बिल्कुल डेप्थ में लिख दिया ना, इनको सॉर्ट करते हैं, एक एक लाइन को यहाँ लेते हैं और फिर एक एक को अलग भेजते हैं। देखो एक बात आप लोगों को और बताएं, जब हम आपके पहले कई सारे बच्चों का ऐसे चेक कर देते हैं तो आप लोग उनका सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो यकीन मानिएगा, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आप 1 साल में क्लियर करना चाहते हैं, सिर्फ अपने दम पर करना चाहते हैं, अपना आंसर सुनकर, तो कभी नहीं होगा। 5 साल आपको लग जाएंगे। और ये रियलिटी है। बच्चे या कोई भी व्यक्ति, ये तो कह दिया जाता है कि ये बेबी जन्म ले लिया, लेकिन उस बेबी को जन्म लेने में 9 माह का समय लगा, उस स्पर्म को एक बेबी बनने में 9 महीने का समय लगा, है ना? तो क्यों लगा? क्योंकि टाइम पीरियड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पर्म गया तुरंत बेबी बनकर तैयार हो गया। तो उसी तरीके से एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग में जब हम एक ही टॉपिक के एसे को अलग अलग बच्चों के एसे के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा डायमेंशन क्लियर होता है। आपने यहाँ पे पॉइंट तो डाले हैं, लेकिन जो मैंने बच्चों को पहले बताया है, जिस पॉइंट के हिसाब से जो बातें बताई हैं, उन भाषा शैली को आप कुंठित नहीं कर पाई हैं। हो सकता है आपने यहाँ पे 2 रीजन समझे हों। पहला कि अगर हम आप ही के पॉइंट को बेस बना देंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। हम अपने ही आंसर को जब 50 बार चेक करते हैं तो नया बता देते हैं ना, पॉइंट वही रहते हैं लेकिन भाषा शैली को गुंथित कर देते हैं। तो वही चीज़ आपको करना चाहिए कि भाषा शैली को गुंथित करें और गुंथित करने के बाद आप इसका उत्तर लिखें। आपने यहाँ पे संस्कृत को, जैसे यहाँ पे आपने बताया क्या कि इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पे आक्रमण हुआ तो हमने आक्रमणकारियों से भी उनके संस्कार को सीखा। आक्रमणकारियों से कौन से संस्कार सीखे? यानी कि एक तरीके से आप ये कहना चाह रही हैं यहाँ पे इस लाइन का, हालांकि सीखा है, अभी बताएंगे यहाँ लाइन क्या होनी चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा आक्रमणकारियों से, यानी कि आपने आतंकवादियों से भी कुछ संस्कार सीखे। क्या आतंकवादियों में संस्कार होते हैं? है ना? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। आप यहाँ लिख सकती थी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत में किसी विदेशी ने हमला किया तो उस विदेशी के हमले से न केवल राजनीतिक परिवर्तन हुआ, बल्कि उस विदेशी के आने से उसके समाज का, उसकी संस्कृति का भारत में आगमन हुआ। अर्थात हमने उसकी संस्कृति और संस्कारों को, उसमें जो सकारात्मक तत्व थे उनको सीखने का प्रयत्न किया। जैसे यूनान से हमने मिलकर गांधार कला बनाई, ऐसे बताती तो आपका ये आंसर और बेहतरीन होता। ठीक है, आपने यहाँ पे बताया कि मथुरा में भी हमने अपने ही संस्कार डाले, यानी कि मथुरा कला में भी बताओ तो एग्जामिनर को कि हाँ कि मथुरा कला या अमरावती की मूर्ति कला, जहाँ आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ आप शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब करिए। आपने यहाँ बताया हमने ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं में भी संस्कारों को प्रज्वलित किया। हमने ऋषि मुनियों में थोड़ा ना प्रज्वलित किया है, ऋषि मुनियों ने हम में प्रज्वलित किया है। यानी कि ऋषियों ने, मुनियों ने जो कहानी कही, जो संस्कार दिए, जो उन्होंने उस समय नैतिक मूल्य बताए, उन नैतिक मूल्यों को हमने अपने जीवन में सीखा, जिससे हमारे अंदर संस्कार आए। ठीक है, तो आप ऐसे ही से बताएंगे। फिर आपने यहाँ पे एक चीज़ और है, जो आपने डॉक्टर्स, ये जो एग्जाम्पल हैं, एक साथ इतने एग्जाम्पल नहीं देने। हमने लगभग हर एक बच्चे के ऐसे में ये बातें काटी हैं और उनसे कही है कि आप एक साथ इतने एग्जाम्पल मत देना। यानी कि सिंपल सी बात है, आपने सुना नहीं होगा इसलिए आपने एक साथ सारे एग्जाम्पल दे दिए। देखो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखो आप लोग अगर मेहनत ज़बरदस्त करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप वो करके दिखा देंगे इस दुनिया को जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हिंदी मीडियम में आज तक वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिंदी मीडियम में एक सबसे बड़ी और सबसे बुरी जो आदत है, मैंने एक बच्चे में नहीं देखा, और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हर एक बच्चे में कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम का बच्चा सपना बहुत देखता है। सपने इतने देखेगा कि जैसे कल ही वो अंबानी बनने वाला है।
सपना इस चीज़ का उसके अंदर होता है कि मैं जिस मिट्टी से हूँ, जिस जगह से हूँ, वो मिट्टी में अधिकांशतः विद्वान और दुनिया को बदलने वाले लोग ही पैदा हुए हैं। इस घमंड से निकलना पड़ेगा, और जब इस घमंड से हम निकलते हैं ना, दूसरों से सीखते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सीखना। हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति में कुछ तो खास है ना, और जब हम हर व्यक्ति से सीखते हैं, उसकी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपनी वो गलतियां नहीं करते हैं। अब गलती ये भी होती कि हम दूसरों से गलती सीख तो लिए, लेकिन हम फिर भी गलती करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार हम भी एक बार करके देखें क्या जाता है हमारा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। यूपीएससी का मतलब ये है कि आप एक बार अगर सीख लिए कि ये गलती है, तो अपने में गलती नहीं करनी है। भले किसी ने की हो, आपको किसी ने न टोका हो, लेकिन आपको नहीं करना है ना। तो हर एक बच्चे का ऐसे सुने, हर एक बच्चे का ऐसे सुनेंगे तो ऐसे लिखने की हैबिट बेहतरीन होगी। आपको शायद नहीं पता होगा कि हम ना जाने कितनी सारी बुकलेट्स को कवर करते हैं एक ऐसे को बनाने में, कितने कंटेंट को आपको देते हैं, कितने महीनों की, वर्षों की मेहनत जो हमने नॉलेज सीखा होता है अलग अलग जगह से, उसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब हम आपको सब कुछ इतना दे देते हैं आपके 20 से 25 मिनट में, तो आप क्या ये चाहते हैं कि आप 1 घंटे में या 2 घंटे में एक ऐसे लिखकर काम चला लें? आपसे भी डिमांड की जाती है अपने अंदर के उस ज्ञान को 7 से 8 घंटे में दिखाएं, अलग अलग वीडियो को सुने, वहाँ से पॉइंट को अब्स्ट्रैक्ट करें और वो गलतियाँ ना करें जो उन्होंने की हैं। जैसे यहाँ पे आपने भाषा शैली इतनी जटिल बना दी कि ये अपने आप में समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कहें तो बात क्यों कहें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी में जहाँ पर कुछ डॉक्टर है ना, ऐसे बताना है आपको, ये नहीं बताना है कि सभ्य और सुसंस्कृत और दूसरों को असभ्य और बर्बर। बर्बर का मतलब क्या होता है? बर्बर का मतलब होता है कि कोई पेशेंट उनके यहाँ गया है, उसके हाथ पर काट काट के उसको टुकड़ों में फेंक देना, वो होता है बर्बर। कहा नहीं जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब रेप में भी जब संज्ञा आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि एक तो रेप हुआ, दूसरा काफ़ी ब्रूटल रेप हुआ। ब्रूटल रेप का मतलब क्या होता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या उसकी बॉडी है उसको काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया, तो वो बर्बरता होती है, उसको नृशंसता बोलते हैं। तो वर्ड को समझो, हर एक वर्ड को लिखने, यही तो होता है। हिंदी मीडियम में बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, वो सोचते हैं घर का है कुछ भी लिख देंगे। एग्जामिनर इन्हीं वर्ड पे फोकस करता है, इंटरव्यू का पैनल आपको इन्हीं वर्ड पे का पूरी डिबेट ही कर दे, और उस वक्त आप नहीं तर्क दे सकते हैं कि वो डॉक्टर असभ्य थे या बर्बर थे। क्यों? क्योंकि आपको कोई क्लियर नहीं किया होगा किसी ने कि बर्बर कहाँ आएगा, असभ्य कहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ऐसे कार्य किए वहीं कुछ ऐसे भी असभ्य व बर्बर लोग हुए, है ना। डॉक्टर जब लिख रहे हो तो डॉक्टर को बताइए, जिन्होंने केवल अपने हित का सोचा, दवाइयाँ महंगी दाम पर बेचा। दवाइयाँ महंगी दाम पर बेचना और अपने हित को सोचना, इसको अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकती थी। ठीक है, लाशों को नदी में बहाया, इन लोगों ने लाशों को बहाया क्या? एक बात बताइए, इन्होंने लाशों को थोड़ा ना बहाया था। उनकी मदद करने कमजोरी समझने के बजाय उनका शोषण करने लगे। इसको और अच्छे से बताइए। अच्छे से मतलब आप ऐसे से बता सकती हैं कि वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 के दौर की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने अपने संस्कारों के माध्यम से न केवल समाज में नैतिकता का रसपान कराया, बल्कि अपने संस्कारों के माध्यम से आम जन के दिल और दिमाग को जीतने का प्रयत्न किया। बात भले अलग हो कि उन्होंने मरीजों को बचा पाए या नहीं बचा पाए, लेकिन अपने संस्कारों के माध्यम से उन परिवारजनों और उन आम जनों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो कई सारे ऐसे भी डॉक्टर थे जिनको धन की लोलुपता ने या सभ्यता की बारंबारता ने या सभ्यता के पटाक्षेप ने या सभ्यता के लोभ ने उन्हें अपने कर्तव्य से विमूढ़ कर दिया और उनके अंदर संस्कारों की जगह पे सभ्यता को आक्षेपित कर दिया, जिससे उन लोगों ने न केवल उन आम जनों का शोषण किया या कहें कि उन आम जनों को एक तरीके से दुख दिए, चाहे दवाइयाँ महंगी के रूप में दिए हों या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर दिए हों या फिर एक तरीके से मानवता को तार-तर करने वाली नदी में बहने वाली लाशों के माध्यम से।
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभ्यता और संस्कार के अंतर को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता हो या संस्कार हो, ये व्यक्ति की नैतिकता पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और उस व्यक्ति की परवरिश बचपन से किस तरीके की गई है। ऐसे आप इसको बताइए तो आपका ये उत्तर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि वास्तव में इसमें पॉइंट्स को कैसे आपको ये मेंशन करना है। अब आप जब इतनी चीज़ें लिख ली, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा ना आपने, एक स्त्री के लिए सबसे भारी होता है उसके माथे का घूंघट, उनके इसी घूंघट से उनके संस्कारों को नापा जाता है। सभ्यता के नाम पर ना जाने कितनी कला और प्रतिभा उसी घूंघट के पीछे पिघल कर रह जाती है। देखिए अब आपको इसको थोड़ा और अच्छे से बताना था कि आज समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, घूंघट वर्ड जो होता है ना, ये बच्चों को जल्दी पल्दी नहीं समझ में आता है, सॉरी एग्जामिनर को, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पर्दा प्रथा बताइए कि आज समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा या आज समाज में व्याप्त स्त्रियों को लेकर जटिलताओं ने किस तरीके से उनमें छिपी अद्भुत प्रतिभा को रोक कर रख दिया है और उन्हें केवल संस्कार की एक मूर्ति के रूप में घर में स्थापित कर दिया है। हर एक तरीके के संस्कारों को उसमें पटाक्षेप किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो कई स्त्रियों को सभ्यता के नाम पर उपभोग की वस्तु बना दिया जाता है। अब इस लाइन को ऐसे तुलनात्मक कर दो ना तो एक मध्य मार्ग की ओर आप निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे लिखी जाती हैं बातें। उम्मीद है आप ये पूरी लाइन समझ गई होंगी, ये भी समझ गए कि हाँ किस तरीके से हम अपने इस वर्ड को कर सकते हैं। बाकी आपने प्रीवियस इसे देखे ही हैं, हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाया है, तो कुछ पॉइंट आप वहाँ से भी ले सकती हैं। आप ये जो मानव विकास की यात्रा की बात कर रही हैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज है, देखो कुछ चीज़ों से हमें उठना होगा ऊपर, कुछ अपनी लैंग्वेज से, लोकल लैंग्वेज से ऊपर उठना होगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मानव प्राचीन काल में कब था, कब मध्यकाल में आया, कब आधुनिक काल में, और आधुनिक में भी कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गया, है ना। तो उसको क्रम में लगाइए। क्रम में मतलब कि यातायात के साधन, जैसे आपने लिखा कि पहले मानव 2 पैरों पर चलता था, तो ऐसी लाइनों को हटाइए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गई, ये भी समझ गई कि हाँ किस आप, जैसे आपने लिखा अट्टालिकाओं, ये बहुत ही जटिल वर्ड है, इसको मत उपयोग करिए। हम समझ सकते हैं लेकिन यूपीएससी का एग्जामिनर उस समय नहीं समझ सकता। तो आप वहाँ पे लिखिए कि गगनचुंबी इमारतें और गगनचुंबी अट्टालिकाओं, ये कॉमा मत लगाइए, ठीक है ना। अट्टालिकाओं ये वर्ड कहाँ से आया पता है आपको? अटारी से। अटारी आप लोग हमेशा वर्ड सुनते होंगे, छत को कहा जाता है, तो कई सारी छतों का मिक्सअप है अट्टालिकाएं, ठीक है, अट्टाल। उम्मीद है आप अपने एसे को समझ गई, अपनी कमियों को समझ गई और ये भी समझ गई कि हाँ किस तरीके से हम इस एसे को लिख सकते हैं, कैसे बेहतरीन से और बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए एसे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।